साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ पीपी में। हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य की जो हम 50 प्रश्नों की सीरीज चलाते हैं। प्रतिदिन 50 प्रश्नों का जो एक वीडियो लेकर के आते हैं उसके बारे में। वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए ये जो प्रश्न है आपको रामबाण साबित होंगे, क्योंकि ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपको रखे कि रखे आपको पेपर में मिल जाएंगे। यदि आप रेगुलर ये 50 प्रश्न देखते हैं तो निश्चित ही आप यदि 4 महीने तक इस प्रश्नों को देखेंगे तो हम अंदाज़ा लगा के देख सकते हैं कि यदि हम 4 महीने में लगभग 4 महीने के हमारे 120 दिन होते हैं। 4 महीने में 120 दिन में हम यदि प्रतिदिन 50 प्रश्न देखते हैं तो लगभग 6000 के आसपास हमारे प्रश्न हल हो जाएंगे और हमारे पेपर में मात्र 100 प्रश्न आने हैं। तो निश्चित ही आपको 20 से 25 प्रश्न इन्हीं प्रश्नों में से मिल जाएंगे। तो साथियों, यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। पिछले वीडियो में हमने 50 प्रश्न हल कर लिए थे। आज से हम प्रश्न नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, वह है ब्रजभाषा है। हमको बताना है ब्रजभाषा क्या है। पूर्वी हिंदी की बोली, बिहारी हिंदी की बोली, पश्चिमी हिंदी की बोली है, राजस्थानी हिंदी की बोली। तो जो ब्रजभाषा है वह पश्चिमी हिंदी की बोली है। जो हमारी पश्चिमी हिंदी है उसके अंतर्गत आती है ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। तो इसके अंतर्गत टोटल 5 भाषाएं आती हैं, जिसमें जो है एक भाषा ब्रज भी है। तो ब्रज भाषा जो आती है वह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, कौरवी का दूसरा नाम क्या है। साथियों, हमको बताना है कौरवी भाषा का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर है। हम ज़्यादा समय तक जो है एक प्रश्न पर समय नहीं देंगे। हमको स्पीड से पेपर को हल करना है ताकि कम समय में हमारे 50 प्रश्न कंप्लीट हो सकें। कौरवी भाषा का दूसरा नाम क्या है, तो वह है खड़ी बोली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। साथियों, तो जो ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा का विकास जो है हुआ तो पश्चिमी हिंदी से है, लेकिन पश्चिमी हिंदी जो निकल के आई है वह शोर सैनी अपभ्रंश से निकल के आई है। इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शोर सैनी अपभ्रंश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का दूसरा नाम है। मेरठी, कौरवी, बांगरू, हड़ौती। तो जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी। कौरवी भाषा जो है उसको खड़ी बोली भी कहा जाता है। जो हमारी खड़ी बोली हिंदी है इसका दूसरा नाम कौरवी है। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का राइट उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में राजभाषा घोषित किया गया है। हमको बताना है कि भारत के संविधान में राजभाषा किसे घोषित किया गया है। तो जो हमारी राजभाषा घोषित किया गया है वह हिंदी को घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट उत्तर है। तमिल, बांग्ला और अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। भारत की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, ऐसा भारतीय संविधान में उल्लेखित है आर्टिकल 343 के तहत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा आज का अगला प्रश्न है, इनमें से अवधी का विकास किससे हुआ है। तो जो अवधी भाषा है, अवधी भाषा का विकास हुआ है अर्धमागधी भाषा से। अर्धमागधी जो है, अर्धमागधी से अवधी का विकास हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, ढूंढाड़ी बोली का दूसरा नाम जो अधिक प्रचलित है क्या है। हमको बताना है जो ढूंढाड़ी बोली है इसको और क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जयपुरी। जयपुरी जो है इसको कहा जाता है। ये चारों भाषाएं जयपुरी, मालवी, मेवाती और मारवाड़ी जो हमारी राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत ये सारी भाषाएं आती हैं। तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है जयपुरी, मालवी, मेवाती और मारवाड़ी, जिसमें से जो है जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहा जाता है। साथियों, वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेगुलर 6000 से अधिक प्रश्न आपको पूरे जब तक आपका पेपर होता है देखने को मिलेंगे। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन असत्य है। बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है। बोली क्षेत्र सीमित क्षेत्र में बोली जाती है।
हिंदी साहित्य के अंतर्गत सभी बोलियों का साहित्य है। मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली से हुआ है। तो हमको असत्य कथन बताना है। बाकी 3 कथन बिल्कुल सही हैं। बोली का क्षेत्र सीमित भी होता है। बोली साहित्य के हिंदी साहित्य के अंतर्गत सभी बोलियों का साहित्य है, बिल्कुल है। मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली से हुआ है, ये भी सही है। लेकिन जो हमारा उत्तर है वह तो यही है कि बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है। यह बात गलत है। बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा नहीं हो सकता। भाषा के अंतर्गत ही बोली का एक छोटा सा क्षेत्र आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट उत्तर होगा, क्योंकि हमको गलत जो बताना था कि गलत क्या है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया है? अपभ्रंश भाषा में जो व्याकरण लिखा है वह लिखा है हेमचंद्र ने। तो अपभ्रंश भाषा के व्याकरणिक और भाषिक रूप का विवेचन किसने किया? हेमचंद्र ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? हमें बताना है कौन सा जोड़ा इनमें से सही नहीं है। राम प्रसाद निरंजनी, भाषा युग वशिष्ठ, सदल मिश्र, नासिकेतु उपाख्यानम, मुंशी सदा सुखलाल, रानी केतकी की कहानी, लल्लूलाल, प्रेम सागर। तो हमको इसका राइट उत्तर बता। तो साथियों जो हमारा इसमें उत्तर होगा रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी, क्योंकि हमको इसमें भी गलत बताना है। रानी केतकी की कहानी जो लिखी है वह इंसा अल्लाह खान ने लिखी है, मुंशी सदा सुखलाल ने नहीं लिखी। इसलिए इसमें जो ठीक जोड़ा नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी। रानी केतकी की कहानी के सही लेखक जो है वह है इंसा अल्लाह खां। बाकी राम प्रसाद निरंजनी की भाषा युग वशिष्ठ, सदल मिश्र की नासिकेतु उपाख्यानम और लल्लूलाल की प्रेम सागर, ये सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी का विकारी शब्द नहीं है। हमको बताना है कि हिंदी का विकारी शब्द कौन सा नहीं है। हिंदी में 2 तरीके के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द ऐसे कहलाते हैं जो लिंग वचन के हिसाब से बदलते हैं, लेकिन अविकारी कहलाते हैं जो कभी नहीं बदलते। तो जो है विकारी शब्द के अंतर्गत हमारा आएगा ऑप्शन नंबर सी, अव्यय, एक कभी नहीं बदलते। अव्यय के अंतर्गत जितने भी अव्यय होते हैं ये कभी नहीं बदलते, इसलिए अविकारी शब्दों को अव्यय शब्द भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, इन गावन में छोरिन के पीहर हैं, यह किस बोली का वाक्य है? हमें बताना है इन गावन में छोरिन के पीहर हैं, यह किस बोली का वाक्य है? तो यह वाक्य जो है वह ब्रज भाषा का है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट उत्तर होगा। साथियों फटाफट हम इनको जल्दी से कवर करना है, आज हम 100 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर लें, दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि सबकी तैयारी अच्छी होती रहे। इनमें से कौन सा मेल उचित नहीं है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी, अवधी बघेली, पूर्वी हिंदी, मारवाड़ी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, बिहारी हिंदी। तो जो सही मेल नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, मारवाड़ी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी हिंदी में नहीं आती है। मारवाड़ी तो राजस्थानी में आती है लेकिन छत्तीसगढ़ी नहीं आती। छत्तीसगढ़ी आती है हमारी पूर्वी हिंदी में। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो है 3 भाषाएं आती हैं, आप याद कर सकते हो ABC करके। ए से अवधी, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी। ये तीनों की तीनों हिंदियाँ पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ए फॉर अवधी, बी फॉर बघेली, सी फॉर छत्तीसगढ़ी, ABC। यदि आप इतना याद कर लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। भोजपुरी के अंतर्गत आती है मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये आती हैं बिहारी हिंदी के अंतर्गत। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, दक्षिणी हिंदी। तो इस तरीके से हम आपको ये भी बता रहे हैं। एक वीडियो हमारा ऐसा रहेगा जिसमें हिंदी की पूरी बोलियां, उपबोलियों को एक आसान ट्रिक में आपको बताएंगे, वो आपको एक विस्तार से वीडियो लेके आएंगे। आज के इस प्रश्न का हमारा राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि उचित मेल नहीं है क्योंकि छत्तीसगढ़ी यहाँ पे गलत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से हिंदी का एक रूप नहीं है कौन सा? तो जो हिंदी का एक रूप नहीं है
वह है कोंकणी। कोंकणी हिंदी का रूप नहीं है, बाकी रेख्ता, हिंदुस्तानी और उर्दू ये सब हिंदी के ही रूप हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? हमें बताना है राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था। तो 1947, 1960, 1976, 1990। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 1976 में राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है राजभाषा अधिनियम के अनुसार इनमें से खास श्रेणी के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता? साथियों, राजभाषा को लेकर के विस्तार से आपको एक वीडियो हम स्पेशल लेके आएंगे। तो अभी हमें केवल इस प्रश्न का उत्तर बताना है, और इस प्रश्न का उत्तर है कि खास श्रेणी के अंतर्गत कौन से राज्य नहीं आता है। तो खास श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है गुजरात। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर होगा, क्योंकि साथियों ए बी सी आपको यहाँ पर जो है अलग थोड़ी सी बदले हुए क्रम में लिख रही हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही उत्तर है, गुजरात। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से किस भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग सबसे कम होता है? हमें बताना है कौन सी भाषा में संस्कृत के सबसे कम शब्दों का प्रयोग होता है। वह है हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी भाषा जो है उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग सबसे कम होता है। हमारा अगला प्रश्न है दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? तो जो दक्षिणी हिंदी है, दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम है हिंदवी। हिंदवी ही जो है दक्षिणी हिंदी के नाम से जानी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है भारतेश्वर बाहुबलिरास नामक रचना के रचयिता कौन है? भारतेश्वर बाहुबलिरास नामक रचना के जो रचयिता हैं वह है शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी इस प्रश्न का राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है 84 सिद्धों में पहले सिद्ध कौन थे? हमको बताना है जो 84 सिद्ध हुए हैं उनमें से पहले सिद्ध कौन थे। ऑप्शन है लुइपा, सरप्पा, सबरिप्पा, नरोपा। जो पहले सिद्ध हैं वह है लुइपा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट उत्तर है। यहाँ से एक प्रश्न और हमको याद रख लेना है, टोटल सिद्धों की संख्या कितनी है? तो टोटल सिद्धों की संख्या है 84, जिसमें से पहले सिद्ध कौन है? लुइपा। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो वह माना है सरप्पा ने। ये भी जो है एक सिद्ध ही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है आज हों गाय चरावन गयो यह पंक्ति किस बोली की है? आज हों गाय चरावन गयो यह पंक्ति जो है ब्रज भाषा की है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट उत्तर होगा। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है हिंदी में रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में रचना की दृष्टि से जो वाक्य के प्रकार होते हैं वह होते हैं 3 प्रकार। रचना की दृष्टि से 3 प्रकार होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य और एक होता है मिश्रित वाक्य। तो हमको इस तरीके से ये जो है याद कर लेने हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। यदि हमसे पूछ लिया जाए कि रचना की जगह अर्थ आ जाए कि हिंदी में अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार होते हैं, तो हमें 8 वाक्य बताने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा आज का अगला प्रश्न है कीर्ति लता किस भाषा की रचना है? हमें याद होना चाहिए कीर्ति लता, कीर्ति पताका और पदावली ये तीनों रचनाएं विद्यापति की हैं। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, लेकिन कीर्ति लता जो है मैथिली भाषा में नहीं है बल्कि अवहट्ट में है, इसलिए जो ये रचना है अवहट्ट भाषा की है। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा आज का अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की है? हमने अभी पढ़ा है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 तरीके की बोलियों को पढ़ा था, ए बी सी। ए फॉर अवधी, बी फॉर बघेली, सी फॉर छत्तीसगढ़ी। यहाँ पर हमारे पास जो है पूर्वी हिंदी की बोली में जो है बघेली है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर होगा। इसके अलावा मगही, मैथिली और भोजपुरी ये आती हैं आपकी बिहारी हिंदी में, मेवाती आती है राजस्थानी हिंदी में। बढ़ते हैं
अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है 84 विलक्षणाओं की वार्ता क्या है? काव्य ग्रंथ, उपन्यास, ब्रजभाषा की गद्य रचना या कोई नहीं। 84 विलक्षणाओं की जो वार्ता है यह जो है ब्रजभाषा की एक गद्य रचना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा आज का अगला प्रश्न है 252 विलक्षणाओं की वार्ता के लेखक कौन है? हमें बताना है 252 विलक्षणाओं की वार्ता के लेखक जो हैं सहजोबाई, विट्ठलनाथ, गोकुलनाथ या सूरदास। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर है। गोकुलनाथ जो है 252 विलक्षणाओं की वार्ता के लेखक हैं। हमारा अगला प्रश्न है अष्टयाम के रचयिता कौन है? हमें बताना है अष्टयाम के रचयिता कौन है। जो अष्टयाम है इसके रचयिता है नाभादास। नाभादास ने अष्टयाम नामक रचना लिखी है। यह अष्टयाम के रचयिता हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है राजभाषा अधिनियम कब बना? जो राजभाषा अधिनियम है वह बना था 1976 में। कब बना राजभाषा अधिनियम? 1976 में। इसके अलावा एक राजभाषा आयोग का गठन भी किया गया था बीजे खैर की अध्यक्षता में। वह किया गया था 7 जून 1955 को। तो यह एक अलग तरीके का प्रश्न है। यहाँ पर उत्तर है 1976। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? सुरसैनी, ब्रज, मराठी, महाराष्ट्री, पंजाबी, ब्राचड़, पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी। साथियों तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी भाषा निकल के आई है। तो यहाँ पर जो हमको सुमेलित नहीं है वाला बताना है। इसका राइट उत्तर है पंजाबी, ब्राचड़। पंजाबी जो है लहंदा से निकल के आई है। ऑप्शन नंबर सी इसलिए गलत है और हमको गलत ही बताना था, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से क्या ठीक नहीं है? हमें बताना है क्या ठीक नहीं है। मैथिली, बिहारी हिंदी, तो हमने पढ़ा है मगही, मैथिली, भोजपुरी बिल्कुल बिहारी हिंदी में है तो ये तो सही है। मारवाड़ी, राजस्थानी हिंदी ये भी सही है। बुंदेली, पूर्वी हिंदी हम 3 बार बता चुके हैं। ABC अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती हैं पूर्वी हिंदी में। यहाँ पर तो बुंदेली लिखा है। जो बुंदेली है यह तो पश्चिमी हिंदी की है, इसलिए हमारे यहाँ पर जो ठीक नहीं है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कन्नौजी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती ही है। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है उत्तम पुरुष में एक वचन का सर्वनाम हो किस बोली का सूचक है? उत्तम पुरुष में एक वचन का सर्वनाम हो जो है वह है आपका ब्रजभाषा का सूचक। ब्रजभाषा का सूचक है उत्तम पुरुष में जो हो बन जाता है। मैं का हो बनता है, तो इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है इस समय हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत कितने प्रदेश आते हैं? तो इस समय हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत 10 प्रदेश आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भूतकाल के कितने भेद होते हैं? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। साथियों जो भूतकाल के 6 भेद होते हैं, एक होता है सामान्य भूतकाल, इसके बाद दूसरा होता है आसन्न भूतकाल, तीसरा होता है अपूर्ण भूतकाल, चौथा होता है पूर्ण भूतकाल और पांचवा होता है संदिग्ध भूतकाल, छठवां होता है हेतु मध्य भूतकाल। इस तरीके से जो 6 प्रकार होते हैं भूतकाल के। ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पर राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है सही मेल कौन सा नहीं है? कन्नौजी इटावा, ब्रजभाषा हाथरस, भोजपुरी लखनऊ, बुंदेली झांसी। तो ये तो हमें अच्छे से पता है। बुंदेली जो है झांसी ललितपुर के क्षेत्र में बोली जाती है, ब्रजभाषा हाथरस में बोली जाती है और कन्नौजी जो है इटावा के आसपास खड़ी बोली ही बोली जाती है। खड़ी बोली का ही नाम है, लेकिन भोजपुरी है बिहारी भाषा के अंतर्गत आती है, इसलिए यहाँ पर नहीं बोली जाएगी। तो इसका गलत मिलान जो है वह लखनऊ में भोजपुरी नहीं बोली जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
हमारा अगला प्रश्न है रामायण किस भाषा में लिखी गई है। जो रामायण है यह लिखी गई है आपकी संस्कृत भाषा में। हमको याद रहना चाहिए, कई बार हम गलती से रामायण को अवधी भाषा में कर देते हैं। तो जो अवधी भाषा में लिखी गई है वह तो जो है रामचरितमानस है, जिसकी रचना जो है तुलसीदास ने की है। रामचरितमानस जो अवधी भाषा में लिखी गई, संस्कृत भाषा में लिखी गई रामायण, जिसकी रचना जो की है वाल्मीकि जी ने की है। दोनों में हमें अंतर स्पष्ट पता होना चाहिए। अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी गई है तुलसीदास के द्वारा, संस्कृत में रामायण लिखी गई है वाल्मीकि के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है पाली किस धर्म की भाषा है। जो पाली है वह बौद्ध धर्म की भाषा है, हमको याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट उत्तर है। पाली किस धर्म की भाषा है। पाली बौद्ध धर्म की भाषा है। अगला हमारा प्रश्न है अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा का नाम क्या था। तो जो अपभ्रंश काल है, अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा का नाम था देश भाषा। अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा का नाम क्या था। देश भाषा। हमको ये अच्छे से याद कर लेना है साथियों। अभी जब आप हमारे पुराने प्रश्न पत्रों के हल देखेंगे, यदि नहीं देखें तो एक बार जरूर देखें, आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो 2018 में हमसे पूछे गए हैं। और प्रश्न पत्रों के जो सीरीज है हल वह हमारे चैनल पर डल चुकी है और रेगुलर डलती भी जा रही है। आप पूरे वीडियो जरूर देखें। हमारा अगला प्रश्न है बैसवाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। बैसवाड़ी बोली है जो, इसका दूसरा नाम है अवधी। बैसवाड़ी बोली का दूसरा नाम अवधी है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है पहाड़ी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। पहाड़ी भाषा का जो विकास हुआ है वह खस अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश के भी कई प्रकार हैं, उसमें से खस एक प्रकार है जिससे पहाड़ी भाषा निकल के आई है, जिसके अंतर्गत नेपाली, गढ़मानी और गढ़वाली और कुमाऊनी 3 तरीके की बोलियां आती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है सूरसेन प्रदेश किसके नाम पर पड़ा। हम बहुत अच्छे से जानते हैं जो मथुरा है, मथुरा के राजा सूरसेन थे, जिन्होंने भगवान कृष्ण को कंस के पिताजी, जिनका नाम था सूरसेन। सूरसेन जो थे वह कंस के पिताजी थे और कंस ने इनके साथ खूब अत्याचार किए थे। इन्हीं के नाम पर जो है इस क्षेत्र का नाम सूरसेन के नाम पर ही सूरसेन प्रदेश पड़ा था और यहीं से सूरसेनी अपभ्रंश निकल के आई है। इस प्रश्न का राइट उत्तर है सी, सूरसेन के नाम पर। सूरसेन कौन थे, तो जो कंस है, कंस के पिताजी का नाम था सूरसेन, जिसको भगवान कृष्ण ने मारा था, कंस के लिए, सूरसेन के लिए नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है वर्ण रत्नाकर इनमें से किसकी कृति है। जो वर्ण रत्नाकर है वह विद्यापति हेमचंद, साथियों ये हेमचंद है, गलती से लिख गया है यहाँ पर, तो इसको हमको हेमचंद कर देना है। रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर। इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है ज्योतिरीश्वर ठाकुर। वर्ण रत्नाकर किसकी कृति है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से दामोदर शर्मा की कृति कौन सी है। तो जो दामोदर शर्मा है उनकी कृति या रचना का नाम है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो रचना है दामोदर शर्मा की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना जाता है। अपभ्रंश का पहला कवि जो माना जाता है वह स्वयंभू को माना जाता है और इनकी रचना भी आपको पता होनी चाहिए, पौमचर्यू। पौमचर्यू इनकी रचना है और जो अपभ्रंश का पहला कवि माना जाता है वह स्वयंभू को माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से गलत जोड़े को अलग कीजिए। विद्यापति कीर्तिलता सही है, हेमचंद शब्दानुशासन सही है, दामोदर शर्मा वर्ण रत्नाकर और राम सिंह पाहुड़दुहा। जो वर्ण रत्नाकर है यह दामोदर शर्मा की नहीं है, दामोदर शर्मा की तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। वर्ण रत्नाकर तो जो है ज्योतिरीश्वर ठाकुर की है, इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमको गलत बताना था और गलत कौन सा है, सी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में हुआ है। अपभ्रंश भाषा का जो सबसे प्राचीनतम प्रयोग हुआ है वह जैन साहित्य में हुआ है। इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी,
जैन साहित्य में अपभ्रंश भाषा का प्रयोग हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किसके साहित्य में हुआ? अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग जो हुआ वह मार्कंडेय के साहित्य में भी हुआ है। अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग जो किया गया है वह मार्कंडेय के साहित्य में हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना अपभ्रंश का व्याकरण है? हमें बताना है कौन सी रचना जो है वह अपभ्रंश का व्याकरण है। तो जो हेमचंद्र ने लिखी है शब्दानुशासन, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर है। शब्दानुशासन जो है हमारी जो रचना है वह अपभ्रंश के व्याकरण की रचना है, जिसमें व्याकरण है। शब्दानुशासन रचना का नाम है, लेखक हैं हेमचंद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म जो है इनमें से किस जिले में हुआ था? इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो का जन्म जो है कासगंज में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा आज का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100, फर्रुखाबाद में बोली जाने वाली बोली का नाम इनमें से क्या है? फर्रुखाबाद में बोली जाने वाली बोली का नाम है कन्नौजी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट उत्तर है। तो इसके साथ हमने साथियों 100 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।